हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना 12th का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। ये फंक्शन वाला जो चैप्टर है, ये रिलेशन तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है। जो फंक्शन वाला चैप्टर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द फाउंडेशन ऑफ इंटायर कैलकुलस। मैथमेटिक्स में जैसे हम सबको पता है कि IIT JEE मैथमेटिक्स को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, दैट इज कैलकुलस, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो उसमें अगर हम परसेंटेज वाइज बोलें तो शायद कैलकुलस से सबसे ज़्यादा पोर्शन आता है, और कैलकुलस में काफ़ी चीज़ें मतलब चैप्टर वाइज इंटरकनेक्टेड हैं। तो इसके लिए फंक्शन इज ए वेरी क्रूशियल चैप्टर, और काफ़ी जगह पे हमने देखा है कि फंक्शन में जितना टाइम देना चाहिए उतना दे नहीं देते, वो फंक्शन को उड़ा देते हैं। फंक्शन उड़ाते ही कैलकुलस उड़ गया। ये ठीक है, इसके आगे लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चैप्टर्स हैं। इन सब में कुछ ना कुछ दिक्कत आनी चालू हो जाएगी। तो इसलिए वी शुड पे अटेंशन एंड वी शुड इंश्योर कि ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगर हमें मान लिया किसी भी चीज़ को कुछ भी समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम उसको एक बार दोबारा देख लें रिकॉर्डिंग, बिकॉज जैसे बोलते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन। तो कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से वेल बिगन इज गेटिंग मास्टरी ओवर दिस चैप्टर। ये ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ऑफकोर्स किसी भी चैप्टर में नॉर्मल पोर्शन होता है, इजी पोर्शन होता है, फिर थोड़ा सा मॉडरेट पोर्शन होता है, फिर थोड़ा सा टफ पोर्शन होता है। तो वो इस चैप्टर के अंदर भी होगा कि मैक्सिमम पोर्शन जो 60, 70, 80% जो चीज़ें होंगी वो नॉर्मल होंगी। ये ठीक है, मे बी 60% नॉर्मल चीज़ें होंगी, ईजी जिसको बोलेंगे। 20%, 30% जो होगा वो मॉडरेट होगा, 5-10% टफ होगा। तो अगर हमें 5-10% में दिक्कत है भी, तो उसकी वजह से हमारा बाकी 90% साफ नहीं होना चाहिए। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो रिलेशन वाला पार्ट है वो हम इसी चैप्टर के बीच में लेंगे या फिर बिल्कुल लास्ट में लेंगे, और फंक्शन से हम चालू करते हैं कैलकुलस। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन हमारा ये आता है कि जैसे हम कोई भी, हमें अगर बहुत अच्छा एस्से लिखना है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए आई नीड टू नो ABCDEFG। ये ठीक है, अगर इंग्लिश में ऐसे लिख रहे हैं तो उसी तरीके से कैलकुलस के लिए जो ABCD है दैट इज ग्राफ्स। अगर हमें ग्राफ का अच्छा नॉलेज है, ग्राफ में अगर हमारा अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, विजुअलाइजेशन बेटर है, तो काफी प्रॉब्लम हमारा उससे अच्छी तरह सॉल्व हो सकता है, क्योंकि उससे विजुअलाइजेशन बेटर हो जाता है। ये ठीक है, बट अगेन उसका ये मतलब भी नहीं है कि हम पागल ही हो जाए। तो जैसे एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए वी आर सपोज टू नो ABCD वेरी वेल, उसी तरीके से कैलकुलस पे अच्छा कमांड करने के लिए हमें ग्राफ का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम ऐसे बोलते हैं जो ग्राफ्स है वो बेसिकली कैलकुलस के लिए ABCD की तरह काम करता है। अगर हमें ग्राफ का विजुअलाइजेशन अच्छा है, चीज़ें जल्दी दिखाई देती हैं, तो फिर क्या होगा कि हम क्वेश्चन को विजुअलाइज बेटर कर सकते हैं। ये ठीक है, बट अगेन देयर इज ए लाइन, हमें वो भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्राफ से कोई लेना देना नहीं है और हम जबरदस्ती उसमें ग्राफ के एंगल से सोच रहे हैं। तो देयर हैज टू बी ए बैलेंस। ये ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में, काफी क्वेश्चंस में हमें ग्राफ हेल्प करेगा, बट कुछ क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है ग्राफ से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाए और नॉर्मली ऐसी एनालिटिकली सॉल्व हो रहा हो। तो किस में ग्राफ चाहिए, किस में ग्राफ नहीं चाहिए, वही सब हम इस कोर्स में सीखेंगे। जो भी क्लास में इलस्ट्रेशन कराया जाता है वो बेसिकली इलस्ट्रेट किया जाता है। ये ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को। तो जो इलस्ट्रेशन हम कराने दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें हम डिफरेंट टाइप के मॉडल और क्वेश्चंस लेने की कोशिश करते हैं कि जो ग्राफ से सॉल्व हो जाए, जो ग्राफ से नहीं सॉल्व हो, किसको हम एनालिटिकली करेंगे। तो इस तरह की चीज़ों को जब तुम फॉलो करोगे तो तुम्हारी भी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए लास्ट तक विद एक्सपीरियंस, कि इसमें तो ग्राफ काम करेगा, इसमें ग्राफ से फंस जाएंगे, तुम्हें 2-3 स्टेप नीचे नजर आने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने बोला कि फंक्शन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इट इज ए फाउंडेशन ऑफ इंटायर कैलकुलस, फर्स्ट थिंग। सेकंड, कैलकुलस में ग्राफ आज वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगेन कुछ लोग ना फिर पागल ही हो जाते हैं एकदम, वो हर चीज का ग्राफ पूछने लगते हैं। ये ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, हमको वो लाइन भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं ग्राफ्स पे। ग्राफ बेसिकली हमने 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है जो इस पूरे कैलकुलस के दौरान पढ़ाया जाएगा। एक तो हो गया बेसिक कर्व्स। ये ठीक है, बेसिक कर्व में जैसे क्वाड्रेटिक हो गया, पैराबोला हो गया, वो हमें पहले से ड्रॉ करना आता है। 11th में जो हमने क्वाड्रेटिक चैप्टर पढ़ा है वहाँ पैराबोला ड्रॉ करना सिखाया गया था या सिखाया गया होगा, तो वहां से ड्रॉ कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन हो गया, वो स्ट्रेट लाइन चैप्टर से हम ड्रॉ कर सकते हैं, स्लोप क्या होता है,
एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, इस तरह की चीजें होंगी जिनको हम बोलेंगे बेसिक कर्व्स। ये ठीक है, उनको हमने एज इट इज याद कर लिया, अच्छी तरह याद कर लिया। तो किसी अगर मैंने तुमसे पूछा कि ई रेज़ टू पावर एक्स का ग्राफ क्या होगा, तो मेरे को ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए कि अच्छा यार ये तो ऐसे होता था, शायद ऐसे होता था। इसकी बजाय हमें इतनी अच्छी तरह से ये बेसिक कर्व जो हम शुरू करेंगे अभी रटे होने चाहिए। द मोमेंट आई सेड ई रेज़ टू पावर एक्स, तुम्हारा एकदम कलम चालू हो जानी चाहिए, कलम मतलब पेन चालू हो जाना चाहिए, ऐसे बनेगा ये ठीक है। तो जो बेसिक कर्व्स है वो हमारा ग्राफ का फर्स्ट मॉड्यूल हो गया। फिर दूसरा हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ई रेज़ टू पावर एक्स का ग्राफ मेरे को पता है, बट उसकी हेल्प से हम 5-6 ग्राफ्स और बना सकते हैं। जैसे ई रेज़ टू पावर मॉड एक्स हो गया, मॉड ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस 1 हो गया, इस तरह के ग्राफ्स और बना सकते हैं उन्हीं ग्राफ्स की हेल्प से जो हमें ऑलरेडी आते हैं। ये कोई भी एक्स्ट्रा एनालिसिस नहीं चाहिए, बस उसमें सर्टेन स्टेप्स होगा, जिन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे तो वो और ग्राफ्स आ जाएंगे। फिर तीसरा जो मॉड्यूल आएगा जिसको हम बोलते हैं कर्व स्केचिंग, जिसमें हम प्रॉपर एनालिसिस करते हैं कि लिमिट, उसके लिए हमें लिमिट का नॉलेज चाहिए होगा, डिफरेंशिएबिलिटी का नॉलेज चाहिए होगा, डिफरेंशिएशन चाहिए होगा। तो वो बेसिकली जब कवर हो जाएगा उसके बाद वो वाला पोर्शन आएगा और वो हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आएगा। तो कर्व स्केचिंग वाला जो पार्ट है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आएगा, ठीक है, जिसमें हम प्रॉपर एनालिसिस के साथ कर्व बनाना सिखाएंगे। तो अभी ऐसा हो सकता है कि किसी बुक में कोई ऐसे ग्राफ आ गया, फिर तुम्हें लगे कि ये तो हमें पढ़ाई नहीं, तो मे बी यू शुड वेट। उसका 2 रीजन हो सकता है कि एक तो उसको पढ़ाने की जरूरत ही ना हो, ये ठीक है। बुक्स में भी कुछ लोग बिल्कुल पागल हो गए, ये ठीक है, पता नहीं वो क्या प्ले विद ग्राफ और ये ठीक है, टी विद ग्राफ और 50 तरह की चीजें हैं जिसकी जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि हम इंटीग्रल के ऊपर, बॉक्स के ऊपर उल्टी सीधी चीजें पेल रहे हैं और फिर हम बोलेंगे इसका ग्राफ कैसे होगा। वाई वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। जो चीज हमारे एग्जाम में आने वाला है, सबसे पहले तो हमें अपना फुल टाइम उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद अगर टाइम हमारे पास बचता है तो फिर दुनिया में कुछ भी करो, ये ठीक है। तो हम ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि ग्राफ में हम जबरदस्ती घुसते चले जाएं। मार्केट में तो बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें मिल जाएंगी। और दूसरा ये हो सकता है कि वो जो ग्राफ है वो हमसे इसलिए नहीं बनना है क्योंकि वो आगे चल के कर्व स्केचिंग में कवर होगा, ठीक है। तो जो भी मटेरियल हम बेसिकली दे रहे हैं, वी विल ट्राई कि जो भी पढ़ाया जा रहा है उसी के साथ इन सिंक हो। बुक्स में दिक्कत ये होती है कि उसमें सारे क्वेश्चन उठाए एक जगह डंप कर दिए। अब उससे क्या होगा, कुछ क्वेश्चन तो हो सकता है कि उसमें जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हो वो आगे जाके पढ़ाया जाए। तो ऐसे में बच्चे को समझ में नहीं आता कि ये मैं क्वेश्चन नहीं कर पा रहा, तो उसका रीजन क्या ये है कि मेरे से नहीं हो रहा, या उसका रीजन ये है कि ये वाला कॉन्सेप्ट अभी आगे चल के पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए बुक से तैयारी करने में बहुत दिक्कत होती है। अगर एक बार बच्चे ने फुल प्रिपरेशन कर लिया, ये ठीक है, सारा कोर्स खत्म कर दिया, क्योंकि चैप्टर तो क्रॉस चैप्टर के एग्जाम्पल्स भी होते हैं ना। कोई एग्जाम्पल मान लिया क्वाड्रेटिक का है तो उसमें हो सकता है क्वाड्रेटिक भी लग रहा हो, नंबर थ्योरी भी लग रहा हो, और कुछ भी लग रहा हो, पीएनसी भी लग रहा हो, इस तरह की चीज हो सकती है। तो जब हमने सारा सिलेबस कर लिया उसके बाद वी कैन सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम बुक, बट ड्यूरिंग दिस टाइम वी शुड इंश्योर कि हम वही मटेरियल करें जो हमें इंस्टीट्यूट में दिया जा रहा है, जहां पे भी हम पढ़ रहे हैं। तो हमारे जो एग्जाम्पल रहेंगे वो इस बात का दे विल टेक केयर, ठीक है। तो अब चलो चलते हैं। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद ग्राफ्स, जिसको हम बोलेंगे बेसिक कर्व्स, ये ठीक है। इनको हमें एज इट इज रखना है, कहां से आया, क्यों आया, ऐसे ही क्यों बना, इन सब क्वेश्चन के आंसर हम दे सकते हैं आगे चल के, जब हम थोड़े बड़े हो जाएंगे, जब हमें एनालिसिस करना आ जाएगा, जब हमें लिमिट निकालना आ जाएगा अच्छी तरह से। अभी तो आई विल गिव यू वेरी बेसिक आइडिया ग्राफ का, बट तुम इसको ये मान सकते हो कि ये जो ग्राफ अभी बनाए जा रहे हैं उनका बस रट्टा मारना है हमको, ये ठीक है। वी आर सपोज टू मक देम अप और बाय हार्ट। द मोमेंट आई से कि log x टू द बेस 3 का ग्राफ कैसे बनेगा, तुम्हारा बोलने से पहले तुम्हारा हाथ चालू हो जाना चाहिए कि ऐसे बनेगा। जब इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग होगी देन ओनली यू विल बी कंफर्टेबल विद कैलकुलस। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज बेसिक या एलिमेंट्री ग्राफ्स एंड रिलेटेड टर्म्स। ये ठीक है। अच्छा, वैसे तो जब ये पूरा कोर्स चलेगा तो उसमें प्रॉपरली तुमको डीपीपी मिलेगा, डेली प्रैक्टिस पेपर, और मॉड्यूल मिलेगा, शीट मिलेगा। शीट का मतलब क्या है कि जो भी टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड। तो अगर मान लिया आज से 2 मंथ्स बाद उस टाइम पे जो टॉपिक चल रहा होगा उसका शीट सॉल्व हो रहा होगा क्लास में, ठीक है। जब भी वो चैप्टर खत्म हो जाएगा या मिडिल ऑफ द चैप्टर में वो चालू हो जाएगा,
डीपीपी का पर्पस ये है कि 2 महीने बाद जब पढ़ाया जा रहा होगा तो अभी से लेके जब तक जो भी चैप्टर्स कवर किए गए हैं, ये ठीक है, उनके किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो काइंड ऑफ रिवीजन के लिए यूज करेंगे। तो शुरू में पहले 1-2 वीक में ऐसा हो सकता है कि हर क्लास के बाद हमें होमवर्क ना मिले, शुरू में पहले वीक में, ये ठीक है, क्योंकि पहले कुछ पूछने के लिए हम पहले पढ़ा तो दें। अभी इनिशियली हो सकता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड होमवर्क ना दें, 11वीं का तो तुम पढ़ चुके, 11वीं से रिलेटेड थोड़ा बहुत होमवर्क दे दें, ये ऐसा चल सकता है शुरू में। बाकी फिर उसके बाद चीजें बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक हो जाएंगी जब हमारे पास कुछ ऐसा मटेरियल आ जाएगा पढ़ाने लायक, जिसमें से हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो शुरू में थोड़ा सा होमवर्क कम मिलेगा, कहने का मतलब ये। तो बेसिक ग्राफ्स एंड रिलेटेड टर्म्स, ये ठीक है, कि ग्राफ को पढ़ने के लिए उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके करस्पॉन्डिंग टर्म्स क्या हैं, वो हम डिफाइन करें, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबको पता ही होगा, डोमेन। किसी भी फंक्शन के डोमेन का मतलब क्या होता है, तो उसको हम बहुत क्विकली डिफाइन कर सकते हैं। डोमेन मीन्स, डोमेन, ये ठीक है, ऑफ एन एक्सप्रेशन इज द सेट ऑफ ऑल values, the set of all values for which expression is defined। यानी कि मतलब अगर कोई एक्सप्रेशन x में लिखा हुआ है, वेरिएबल x में लिखा हुआ है, तो उसके डोमेन का मतलब क्या होगा, उसमें हम x क्या क्या रख सकते हैं ताकि वो डिफाइंड रहे। ये हम 11वीं में पढ़ चुके हैं, लॉग पढ़ाया गया होगा ऑफकोर्स सभी जगह, तो लॉग में डोमेन निकालना भी सिखाया जाता है। तो वही इस तरह की चीजें होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने लिया एग्जाम्पल x/x² - 9, ये एग्जाम्पल लिया, तो इसका डोमेन क्या होगा, तो हम ये देखेंगे कि क्या x रखने पे इसको दिक्कत आएगी। तो मान लिया x बराबर मैंने 0 रखा, तो ऑफकोर्स कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमरेटर 0 हो जाएगा तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगी। मेरे ख्याल से सब बच्चों ने आराम से गैस कर लिया होगा कि आई कैन नॉट सब्सटीट्यूट 3 एंड -3। अगर x की जगह मैं इसमें 3 रख दूं तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो वो अनडिफाइंड होता है। डिनोमिनेटर 0 इंफिनिटी नहीं होता, अनडिफाइंड होता है। तो इसके लिए डोमेन क्या हो जाएगा, कुछ भी रखो, ये ठीक है, बस 3 और -3 को बख्श दो, ये ठीक है, एक्सेप्ट 3 एंड -3 यू कैन सब्सटीट्यूट एनीथिंग, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अभी हम नोट्स कैसे बनाएंगे कि वट एवर आई एम राइटिंग यू आर ऑल्सो सपोज टू राइट, ये ठीक है। जब मैं बोलूंगा कि पॉज करके लिखो, तो पॉज करके वो वाला जो स्क्रीन पे जो चीज लिखी हुई है वो लिख सकते हैं, फिर उसके बाद अगेन वी विल कंटिन्यू, क्योंकि जो तुम खुद बनाओगे वो तुम्हें ज्यादा याद रहेगा, वो आगे चल के रिकॉल वैल्यू उसकी बेटर होगी तुम्हारे लिए। अपनी लैंग्वेज, अपनी राइटिंग थोड़ा सा ज्यादा समझ में आता है ऑफकोर्स, तो इट इज बेटर कि जो भी बोला जा रहा है वो लिखना। अब लिखना कब है वो मैं बता दूंगा, कि अब तुम पॉज करके लिखना चालू कर दो, तो तुम उसको लिखो, फिर आगे वीडियो, फिर आगे चालू कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, दिस विल हैव डोमेन एज, इसमें हमने क्या बोला, कुछ भी रखो बस +-3 को छोड़ के। तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, r -3 एंड 3, ये छोड़ दिया, ये इसका डोमेन हो गया। डोमेन मतलब of then expression is the set of all values for which expression is defined, ये ठीक है। थोड़ा सा और करेक्ट कर लेते हैं, all values of what, all values of the variable जिसका वो एक्सप्रेशन है, all values of variable, ये ठीक है। t का एक्सप्रेशन भी हो सकता है, जैसे ये तो इसमें x इन्वॉल्व है, तो x की जो वैल्यूज होगी वो डोमेन हो गया। मतलब यहां पे आई कैन राइट x बिलोंग्स टू दिस सेट, तो डोमेन इज ए बेसिकली सेट। ऐसे ही सेकंड, अगर हमने ऐसे लिखा log x, ये ठीक है, x + 5 विल हैव डोमेन एज, इसका डोमेन क्या होगा, ये हमने 11वीं में पढ़ा होगा कि इसको डिफाइन होने के लिए x पॉजिटिव होना चाहिए, x + 5 पॉजिटिव होना चाहिए, ये ठीक है, एंड जो बेस है वो 1 नहीं हो सकता। तो इसके लिए डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, अच्छा ये आगे चल के अभी डोमेन एज ए सेपरेट चीज पढ़ाया जाएगा, अभी तो हम केवल इन टर्म्स को
ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं कि हम ग्राफ पे देख के बता पाए, तो इसलिए मैं फॉर्मली डिफाइन कर रहा हूं। डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे, ऑफकोर्स डोमेन कम से कम 1-1.5 लेक्चर चलेगा आगे चल के। अभी इसी चैप्टर के अंदर दोबारा आएगा जहां पे हम इस तरह के खूब एग्जाम्पल और करेंगे। अभी तो केवल जितना हमारा काम चल जाए ग्राफ बनाते समय उतना पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ये तो हम बोल सकते टीजर टाइप चीजें हैं। तो इसके डोमेन के लिए हम क्या बोलेंगे, एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड जो बेस है वो 1 नहीं होना चाहिए। ये, ठीक है। अब ये 3 इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटीज को सॉल्व कैसे करते हैं वो 11th में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियो जाके देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहां पे अवेलेबल होगा इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये, ठीक है। वहां पे हमने खूब इनइक्वालिटी सॉल्व करना सिखाया गया है। दिस विल बी, इन तीनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन ले लो तो ये बोलेगा -5 से बड़ा, अगर -5 को उधर ले जाएंगे तो -5 से बड़ा, इसने बोला 0 से बड़ा, इसने बोला 1 नहीं होना चाहिए। तो इन सब का जब इंटरसेक्शन लेंगे हमेशा, तो आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 0 से 1 तक यूनियन 1 से इंफिनिटी तक। 1 पे हमने क्या किया, दोनों जगह क्लोज लगा दिया। तो क्लोज लगाने का मतलब क्या है कि 1 नहीं लेना हमको, तो यहां पे 0 नहीं लेना, ऑफ कोर्स बेस में 0 नहीं आ सकता। तो 0 से 1, 1 से इंफिनिटी, ये इसका डोमेन हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, डोमेन क्या है, ऑफ एन एक्सप्रेशन इज सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल फॉर विच एक्सप्रेशन इज डिफाइंड। तो देखो, एक तो हमने ये बोला है ऑल का मतलब क्या है कि ये अगर हम बोलेंगे 1 से 2 में डिफाइन है, मतलब इन दिस इंटरवल 1 to 2 इज इट डिफाइंड, तो आंसर इज यस। बट 1 to 2 इसका डोमेन नहीं होगा। डोमेन क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 to 2 वो सारी वैल्यूज कवर नहीं कर रहा जहां पे ये फंक्शन डिफाइंड है, वो तो और भी जगह डिफाइंड है। तो सारी वैल्यूज कोई बचनी नहीं चाहिए, उसको उठा के हमने रखा तो उसको डोमेन बोलते हैं, ठीक है। अभी तो बेसिकली ये हमने ऐसे बता दिया, अभी तो हम ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से डोमेन समझना चाह रहे हैं। तो ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से डोमेन क्या हो गया, उसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, डोमेन इज प्रोजेक्शन ऑफ द ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, ठीक। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, ग्राफिकली डोमेन इज projection of graph on x axis, ये ठीक है। या फिर हम इसको और लैंग्वेज बोलें, मीन्स कवर्ड पोर्शन of x axis by the graph, ठीक है। डोमेन का मतलब क्या हो गया कि जो भी ग्राफ है और नीचे एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर ग्राफ है, तो अगर हम ऊपर से लाइट डालें तो कितना एक्स एक्सिस का पोर्शन में अंधेरा होगा, ये ठीक है। कहां पे शैडो आएगा, तो वो जो शैडो है, अगर हम वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन डालें ग्राफ के ऊपर, तो जो एक्स एक्सिस का पोर्शन कवर हो जाएगा, शैडो जो होगा, उसको अगर हम लिख लें इंटरवल के फॉर्म में, तो वो डोमेन हो जाएगा। ग्राफ पे अभी हम इसको दिखाएंगे, बट अभी इफ यू वांट तो पॉज करो वीडियो को और नोट करो। मैं हट जाता हूं फॉर बेटर व्यू। पॉज करो वीडियो और ये पूरा लिखो, जो भी हमने लास्ट में बोला है ग्राफिकली डोमेन इज प्रोजेक्शन, ये इसका मतलब क्या है वो अभी हम लिखाएंगे, वो अभी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आई होप तुमने वीडियो को पॉज करके सब लिख लिया होगा। तो अब आगे चलते हैं। अभी हमने क्या बोला था कि ग्राफ का डोमेन का मतलब क्या होता है कि ग्राफ ने एक्स एक्सिस पे कितना कवर किया। तो उसको हम ऐसे देख सकते हैं, मान लिया एक्स एक्सिस ये है वाई एक्सिस, और ऐसे ग्राफ बना, ठीक है। ये वैल्यू मान लिया 5 है,
ये वैल्यू मान लिया 1 है, ये वैल्यू मान लिया 2 है, ये मान लिया 7 है। केवल इतना ही ग्राफ है, बस कुछ और नहीं है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का। तो ये जो ग्राफ है इसने एक्स एक्सिस पे कितना कवर किया, तो देखो यहां फील्ड पॉइंट बना रखा है, ठीक है, उसका मतलब क्या, ये पॉइंट है, तो इसके ऊपर अगर हम यहां से ऐसे लाइट डालें तो शैडो कहां से कहां तक आएगा, 1 से लेके 5 तक। क्या कोई पॉइंट मिस होगा, नहीं होगा। तो उसका मतलब क्या है कि इस वाले केस में डोमेन क्या हो गया, डोमेन विल बी 1 क्लोज्ड टू 5 क्लोज्ड। ठीक है, ये जो इंटरवल है वो इस फंक्शन का डोमेन हो गया। 1 पे क्लोज क्यों लगाया, क्योंकि यहां फील्ड सर्किल है। 5 पे क्लोज क्यों लगाया, क्योंकि ये भी फील्ड सर्किल है। इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस पे इतना पोर्शन कवर किया, ये वाला पोर्शन कवर नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं यहां कोई भी लाइन खींचूं तो कोई ग्राफ पे पॉइंट ही नहीं मिल रहा। यहां मैं कोई भी लाइन खींचूं, ठीक है, तो ग्राफ के ऊपर पॉइंट मिल रहा है। तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर मेरे को यह जानना है कि 5 या कुछ भी 3.5 3.5 इज पार्ट ऑफ द डोमेन और नॉट, ठीक है, मान लीजिए मेरे को यह पता लगाना है कि 3.5 इज पार्ट ऑफ द डोमेन और नॉट, then what I will do, I will locate 3.5 on x-axis, then I draw a vertical line, कुछ ऐसे करके। अगर उस लाइन ने ग्राफ को कट किया एट ए पॉइंट, जैसे यहां पे कर रहा है, तो दैट मीन्स 3.5 इज पार्ट ऑफ द डोमेन, वो डोमेन के अंदर आएगा। अब मेरे को यह देखना है कि 7 डोमेन के अंदर है या नहीं है, ठीक है, तो 7 पे हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, इसने ग्राफ को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं किया, दैट वुड मीन 7 इज नॉट पार्ट ऑफ द डोमेन, वो डोमेन का पार्ट नहीं। ठीक है, आई थिंक दिस शुड बी क्लियर। ओपन और क्लोज का थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है बच्चों को, तो हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लिया ऐसे एग्जांपल है, से दिस इज 1 5 7 11। मान लिया ये हमारा ग्राफ है। अच्छा, पहला डाउट, कुछ अगर मैं क्लास में मतलब ये पूछता हूं कि ये कितने ग्राफ्स हैं, तो कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, 2। नहीं, ग्राफ तो एक ही है, एक ही फंक्शन का ग्राफ है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, जिसकी 2 ब्रांचेस हैं, वो अलग बात है, ये ठीक है। दीज टू आर पार्ट ऑफ द सेम ग्राफ, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो अब ये एक्स एक्सिस पे कितना कवर कर रहा है, इस ब्रांच की वजह से 1 से 5 हो गया, ये ठीक है। 1 से 5 के बीच में कोई भी लाइन खींचो तो वो कट कर रहा है इसको, ठीक है। तो 1 से 5 पूरा इंटरवल आ गया। 1 इस वाले केस में नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे हमने ओपन सर्कल बना दिया। अगर हमने लाइन खींचा ऐसे, तो ओपन सर्कल लगाने का मतलब क्या कि यहां कोई पॉइंट नहीं है, इसके जस्ट इमीडिएट राइट में तो पॉइंट है, बट इस जगह पे कोई पॉइंट नहीं है। तो अगर मैंने एक वर्टिकल लाइन खींचा तो वो तो ऐसी हवा में से निकल गया। दैट मीन्स 1 इज नॉट पार्ट ऑफ द डोमेन, बट 1 से लेके 5 तक सब कुछ डोमेन में, बीच में 5 भी डोमेन में, क्योंकि ये जो है वो फील्ड सर्किल है। ऐसे ही 7 डोमेन में नहीं है, 11 भी डोमेन में है। तो इस वाले केस में डोमेन ऑफ एफ एक्स विल बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी मतलब डोमेन के लिए, एफ एक्स ये शॉर्ट फॉर्म है, आई एम यूजिंग, ये कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है। तो 1 से लेके 5 क्लोज्ड यूनियन 7 से लेके 11 क्लोज्ड, ठीक है। अब किसी बच्चे को ये शक है कि 5.5 क्यों नहीं आया, तो खुद अपना शक दूर कर लो भाई। अगर 5.5 क्यों नहीं आया, तो मैंने यहां पे 5.5 यहां पे आ गया नंबर लाइन पे। अब इतना तो सबको समझ में आता है कि मैं 5.5 5 और 7 के बीच में ही बनाऊंगा, यहां तो नहीं बना सकता ना 5.5 ये, ऐसे तो नहीं करेंगे। अब 5.5 पे इफ आई ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन, ये ठीक है, प्रोवाइडेड हम ऐसा ना करें कि 5.5 पे ऐसे तिरछा लाइन बना दें, वर्टिकल लाइन बोला है तो परफेक्ट वर्टिकल नहीं होगा, वो चलेगा, मैथमेटिकली वर्टिकल लाइन होना चाहिए। तो ये तो कहीं पे भी कट नहीं कर रहा ग्राफ को, उस दैट मीन्स 5.5 इज नॉट पार्ट ऑफ द डोमेन, ये ठीक है। तो अगर कोई भी बच्चा, देखो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोबारा एक बार बता देते हैं, 5 पे क्लोज क्यों आया, क्योंकि हमने जब 5 पे लाइन खींचा तो ये फील्ड सर्किल आ रहा है। फील्ड सर्किल का मतलब क्या है कि यहां पे पॉइंट है, इसलिए आ रहा है।
1 पे ओपन सर्किल क्यों आया, ओपन ब्रैकेट क्यों आया, क्योंकि 1 पे ओपन सर्किल आ रहा है, वो खुद बोल रहा है कि भाई पॉइंट नहीं है यहां पे, जाओ सीधा ऊपर, तो इसलिए हमने ओपन लगा दिया। सिमिलरली ये वाला जो ग्राफ है इसका प्रोजेक्शन कितना आया, 7 to 11, 11 पे फिल्ड है तो क्लोज लगा दिया। ये ठीक है, इंटरवल आई होप सबको समझ में आता होगा। ये 11 पे क्लोज लगाने का मतलब क्या है कि ये इंटरवल क्या बोला गया, 7 से 11 के बीच का ऑल वैल्यूज आर टेकन एक्सेप्ट 7। ये ठीक है, 7 इज नॉट टेकन, 11 इज टेकन, 11 इज पार्ट ऑफ दिस इंटरवल। तो ये हमारा डोमेन हो गया। तुम्हें कोई भी शक होता है कि 12 इस डोमेन में है या नहीं है, तो भाई 12 पे एक लाइन खींच लो, कट करेगा ग्राफ को, तो लाइन खींच लो मतलब किसी भी डायरेक्शन में लाइन नहीं, मैंने बोला ना वर्टिकल लाइन खींच लो, अगर वो कट करेगा तो होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। ठीक है, अब यहां से तुम्हें यह समझ में आ गया होगा, देखो x की जो वैल्यूज होती हैं वो तो हम क्या बोलेंगे, डोमेन। ये ठीक है, दे विल फॉर्म डोमेन। और जो हमें वैल्यू मिलेगा पूरे फंक्शन का, या जिसको हम क्रूड लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जो y की वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे रेंज। तो इस वाले केस में ग्राफिकली रेंज का मतलब क्या होगा, वेरी सिंपल। मेरे बोलने से पहले ही आई एम श्योर 99% बच्चों को यह समझ में आ गया हो कि मैं क्या बोलने वाला हूं। अगर डोमेन इज कवर्ड पोर्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देन रेंज विल बी कवर्ड पोर्शन ऑफ, यू कैन कंप्लीट द सेंटेंस, वाई एक्सिस। बिल्कुल। तो डेफिनेशन तो मैं अभी लिखाऊंगा, बट बिकॉज हमने ग्राफ बना रखा है एंड मैं थोड़ा सा आलसी, मेरे को दोबारा ना बनाना पड़े, इसलिए हम रेंज पहले लिख लेते हैं। जैसे इस वाले केस में रेंज क्या होगा, इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस पे इतना कवर किया तो ये डोमेन हो गया, इस ग्राफ ने वाई एक्सिस पे इतना कवर किया। ठीक है, आगे समझ में आ गया होगा। अगर मेरे को शक है कि 3.5 डोमेन में है या नहीं है, तो हम एक्स एक्सिस पे 3.5 लेके फिर वर्टिकल लाइन खींचेंगे कि ये देखने के लिए कि उसने ग्राफ को कट किया है नहीं किया। कट किया तो डोमेन में है, नहीं कट किया तो नहीं है। सिमिलरली अगर मेरे को ये देखना कि 3.5 रेंज में है या नहीं है, तो फिर हम वाई एक्सिस पे 3.5 लोकेट करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। आईक्यू से सिंपली बता सकते हैं, विदाउट बोली समझ में आ जाना चाहिए कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। अगर उसने कट किया ग्राफ को तो वो रेंज का पार्ट है, अदरवाइज नहीं। तो 3.5 कहां पे आएगा, 2 और 7 के बीच में कहीं यहां पे आएगा 3.5। यहां से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा तो वो कट कर रहा है, कट कर रहा है, तो 3.5 इज पार्ट ऑफ द रेंज। ये ठीक है। नाउ कन्विंस योरसेल्फ, ऑफ कोर्स 8 इज नॉट पार्ट ऑफ द रेंज। यहां से लाइन ऐसे खींचेंगे तो ये फंक्शन कहीं मिलेगा नहीं उसको हाई लो करने के लिए, ये लाइन तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा। दैट वुड मीन 8 इज नॉट पार्ट ऑफ द रेंज। तो इस वाले केस में रेंज क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस का कवर्ड पोर्शन। तो इसका लोअर मोस्ट पॉइंट क्या है, 2। यहां से गाड़ी चालू हुई हमारी। अपर मोस्ट पॉइंट क्या है इस ग्राफ का, सबसे ऊपर पॉइंट क्या है। इसमें तो कोई मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं है, ये तो हमारे रिक्शे वाला भी बता देगा। अगर हम ये पूछेंगे इसमें सबसे ऊपर पॉइंट कौन सा है, तो वो बताएगा ये, जिसने कभी मैथ्स ना पढ़ी हो। ये ठीक है, तो ये इसका कितना हो गया, 7। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 क्लोज्ड से 7 क्लोज्ड। क्लोज्ड क्यों आया, रीजन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, बिकॉज दिस इज फिल्ड सर्किल। फिल्ड सर्किल तो ये भी आएगा, ये भी आएगा। अब इधर आ जाते हैं। ये ठीक है, अब इधर पहले हमें वैल्यूज बतानी पड़ेंगी। तो मान लिया ये वाला वैल्यू 1 है, ये 1.5 है, ये 3 है, ये मान लिया 10 है, मान लिया। ये ठीक, कुछ नॉट टू द स्केल बट कुछ ऐसे वैल्यूज दे रखी। तो अब तुम देखो इस ग्राफ पे, मतलब ये जो 2 ब्रांच है, सबसे नीचे पॉइंट कौन सा है। तो इस पे सबसे नीचे पॉइंट तो ये होता, बट ये तो है ही नहीं, गायब हो गया। तो ये ठीक है, इस वाले केस में सबसे नीचे पॉइंट तो ये है। ठीक है, 1। सबसे ऊपर पॉइंट कौन सा है, 10। अब ये सबसे नीचे और सबसे ऊपर पॉइंट देखने से काम खत्म नहीं होता। आई हैव टू मेक श्योर कि उसके बीच में तो कुछ मिस नहीं हो रहा। तो देखो इस ग्राफ की वजह से, इस ग्राफ की वजह से वाई एक्सिस पे इतना पूरा कवर हो गया, 1 से लेके 3 पूरा कवर हो गया। तो 1 से लेके 3 पूरा रेंज का पार्ट हो गया। 1 भी हो गया क्योंकि यहां फील्ड सर्किल है। ठीक है, तो ये तो पूरा रेंज का पार्ट हो ही गया डेफिनेटली, क्योंकि सारी वैल्यूज मिल रही है हमें वाई की ना। इसके बीच में कोई भी लाइन खींचो, वो इसको जाके इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट कर रहा है तो मतलब मिल रहा है। तो वाई का वो वाला वैल्यू एक्स मतलब अवेलेबल है, तो वो रेंज का पार्ट हो गया।
अब इस ब्रांच की वजह से 1.5 से लेके 10 तक सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, तो वो भी रेंज का पार्ट होगा। 1 से 3 रेंज का पार्ट है, ये रेंज का पार्ट है। तो इसमें तुम ये देख सकते हो कि ये वाला जो पोर्शन है 1.5 से 3 वाला, ये इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आने दो भी, दो बार मिल गया। तो ऐसा तो हो ही सकता है ना कि जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर लिखा है, उसमें मैंने x का वैल्यू 2 रखा तो भी 4 आ गया, y का वैल्यू -2 रखा तो भी 4 आ गया। तो एक y का वैल्यू 2-3 जगह मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट करते हुए हमें यह समझ में आना चाहिए, ये रेंज हो गया 1 क्लोज्ड से 10 क्लोज्ड, ठीक है। अब ऐसा खींचते ही एक बच्चे को शक क्या होगा कि सर यहां तो ओपन लगा रखा है, ये कैसे मिल गया? तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सपैंड योर होराइजन। अबे यहां ओपन लगा रखा है तो आगे भी तो जाओ, यहां तो मिल रहा है, ये ठीक है। यहां पॉइंट नहीं मिला 1.5, कोई बात नहीं, तो इस x की वैल्यू पे x बराबर 1 पे हमें y 1.5 नहीं मिला क्योंकि पॉइंट इज मिसिंग, बट इस जगह पे इस x की वैल्यू पे ये सेम पॉइंट तो मिल ही रहा है ना यहां से, ठीक है। सेम चीज इसके लिए, ये यहां पे पॉइंट मिसिंग है, तो इसकी वजह से आई एम नॉट गेटिंग 3, बट बिकॉज ऑफ दिस आई एम गेटिंग 3। ये पॉइंट तो है ही ग्राफ के ऊपर, तो 3 तो मिलेगा ही। तो जब मैं x का ये वाला वैल्यू रखूंगा तो आई विल गेट y बराबर 3, तो रेंज का पार्ट होगा, मतलब इसके अंदर से इन ओपन सर्किल से कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, और ये वाला पॉइंट ऑलरेडी फिल्ड है तो 10 विल बी पार्ट ऑफ द रेंज। ऐसे ये वाला पॉइंट ऑलरेडी फिल्ड है तो 1 विल बी पार्ट ऑफ द रेंज, तो ये रेंज हो गया, ठीक है। बिकॉज डोमेन एंड रेंज सिमिलर कॉन्सेप्ट हैं, तो हमने एक ही ग्राफ पे बना दिया। दो रेंज अभी मैंने डिफाइन नहीं किया, वो अभी हम करेंगे, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से वैसे ही। तो आई विल मूव आउट ऑफ द स्क्रीन, यू कैन राइट इट, ये ठीक है। आफ्टर पॉजिंग द वीडियो को पॉज किया और लिख लिया। ठीक है, मेरे हिसाब से अब लिख लिया होगा पॉज करके। नाउ आई विल रब इट ऑफ। चलिए लेट्स मूव। तो फर्स्ट पॉइंट डोमेन था, सेकंड पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट चीज क्या है, रेंज ऑफ द एक्सप्रेशन इज द वैल्यू विच दिस एक्सप्रेशन विल प्रोड्यूस, ये ठीक है, इज द again set of all values which this expression will produce, ये ठीक है। वही x का डोमेन का मतलब तो क्या होगा, हमने सारे x ले लिए जो अवेलेबल हैं, जो आ सकते हैं, जिसके लिए एक्सप्रेशन डिफाइन है। तो उसी तरीके से रेंज का मतलब क्या होगा, हमने सारे y के वैल्यू ले लिए जो वो एक्सप्रेशन प्रोड्यूस कर सकता है, उनका जो कलेक्शन होगा वो रेंज होगा, ठीक है। और अगर हम क्रूड लैंग्वेज में बोलें तो वैल्यूज ऑफ y विल बी द रेंज, y जितना वैल्यू ले सकता है वो रेंज हो गया, ठीक है। इसको भी अगर हम ग्राफिकली बोलें, ग्राफिकली इट इज कवर्ड पोर्शन ऑफ y एक्सिस by the graph of the
function. Okay, it is covered portion of the y-axis by the graph of the function. ग्राफ जितना भी y-axis का पोर्शन कवर करेगा वो रेंज होगा. इसका एग्जांपल हमने इससे पहले ले लिया था तो वो समझ में आ गया होगा. लेट्स मूव टू थर्ड पॉइंट एंड दैट इज रूट ऑफ एन एक्सप्रेशन. वैसे ये वर्ड तो सबने सुन ही रखा होगा 11 से, इवन 11 से पहले 9 10 से ही सुन रखा होगा. रूट का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल है, मतलब यूजली एक्स ही होता है, तो एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए वो एक्सप्रेशन जीरो हो जाए दैट विल बी कॉल्ड रूट. तो रूट ऑफ एन एक्सप्रेशन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. ये ठीक है, कौन सा वेरिएबल? जो जिसका भी एक्सप्रेशन है. ये ठीक है, टी का एक्सप्रेशन है तो टी का वैल्यू, जेड का एक्सप्रेशन है तो जेड का वैल्यू, एक्स का एक्सप्रेशन है तो एक्स का वैल्यू. तो रूट ऑफ एन एक्सप्रेशन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच एक्सप्रेशन बिकम्स जीरो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 9 विल हैव, मतलब अगर हम लोग ये एक्सप्रेशन है तो इसमें x क्या रखें कि ये जीरो हो जाए, तो ऑफकोर्स 3 और -3 रखेंगे तो जीरो हो जाएगा. तो 3 एंड -3 x की वैल्यूज हो गई, क्योंकि y की वैल्यू तो जीरो आएगी हमेशा, तो वो ही रूट हो गया. विल हैव रूट्स एज x इज इक्वल टू 3 एंड -3. ये ठीक है, ये दोनों रूट हो गया. अब रूट अलग अलग होगा अलग अलग एक्सप्रेशन के लिए, वो तो x की वैल्यू हो गई, बट y की वैल्यू फिक्स होगी, y जीरो ही होगा हमेशा. या उल्टा इसको बोले हम रूट उसी को बोलेंगे, x की उस वैल्यू को बोलेंगे जहां y जीरो हो जाए. ठीक है. अब हमें 9 10 से ही पता है कि y की वैल्यू जीरो कहां पे होती है? x एक्सिस के ऊपर. तो अगर हम ग्राफिकली बात करें तो जो भी रूट वाला पॉइंट होगा, मान लिया हमने बोला कि रूट 5 है, मान लिया रूट इज 5. मैंने ये नहीं बोला कि 5 नंबर ऑफ रूट्स हैं, रूट तो कितने भी हो, हमने एक रूट 5 है, x बराबर 5 है, तो दैट वुड मीन कि x बराबर 5 रखने पे y बराबर 0 हो गया. तो उसका मतलब क्या है कि 5,0 ग्राफ के ऊपर हो गया. अब 5,0 तो x एक्सिस के ऊपर होता है एंड ग्राफ के ऊपर हो गया. उसका मतलब क्या है कि 5,0 पे ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा. ये ठीक है. अब सिंपल लैंग्वेज में रूट क्या हो गया? ग्राफिकली जहां पे भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे वो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट विल बी द रूट्स. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. लेट्स राइट. तो अगेन जो भी हम लिख रहे हैं बार बार ग्राफिकली ये वही वर्ड लिख रहे हैं बार बार. रूट इज x कोऑर्डिनेट. ये ठीक है. रूट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ intersection of the graph with x axis. ये ठीक है. वहां पे y तो जीरो हो गई होगा, तो x एक्सिस पे जहां पे भी ग्राफ कट करेगा उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट विल बी द रूट. ग्राफ से हम ऐसे देख सकते हैं. ठीक है. तो नाउ आई विल मूव साइडवेज. यू आर सपोज टू पॉज एंड make notes. Note it down. ठीक है. Now we'll rub this off. And move forward. ठीक है. हमारा अभी तक क्या क्या कवर हुआ है? डोमेन, रेंज. अच्छा, ये बिल्कुल स्टार्टिंग है तो ऑफ कोर्स वी आर गोइंग बिट स्लो, बट जैसे जैसे हमारा रिलेशन आगे बढ़ेगा हम एक दूसरे से फेमिलियर हो जाएंगे तो फिर थोड़ा सा ऑफ कोर्स चीजें पेस अप हो जाएंगी. तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा है? डोमेन, सेकंड इज रेंज, थर्ड इज रूट्स. ये हम पढ़ चुके हैं. ठीक है.
अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट इज एसिम्पटोट। ये ठीक है। एसिम्पटोट पहली बार तो हर ग्राफ में होगा, ये जरूरी नहीं है। तो एसिम्पटोट का मतलब क्या होता है कि एक लाइन, जैसे मान लिया कोई ग्राफ हमने ऐसे बनाया, ये तो वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। अगर हमने ग्राफ ऐसे शो किया है, ठीक है, तो ये लाइन क्यों बनाया गया है? ये लाइन हमने ऐसे बना के छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? बिकॉज ग्राफ बनाने वाला तुम्हें ये बताना चाहता है कि ये गैप लगातार डिक्रीज होता चला जाएगा और इंफिनिटी पे जाके जीरो हो जाएगा। ये ठीक है। अगर ये इसको लाइन को कट कर जाए तो वो कट करके दिखाएगा, फिर वो ऐसे छोड़ेगा नहीं। अगर ये इंफिनिटी तक जा रहा है तो तुम्हें ये तो समझ में आता है कि वो बंदा साथ साथ नहीं जा सकता इंफिनिटी तक। अगर वो बंदा इंफिनिटी तक साथ में चला गया तो कभी वापस ही नहीं आएगा, फिर बताएगा कौन? तो ये इसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका हो गया कि हमने ऐसे लाइन बना के छोड़ दिया। ये ठीक है। ग्राफ इसमें केवल ये है, दिस इज नॉट ग्राफ। ये ग्राफ नहीं है, ग्राफ के करस्पॉन्डिंग एक चीज हो गई। ये ठीक है। दिस इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ। बट अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो मैंने x बराबर 1,2 लिया। अगर 1,2 ग्राफ पे लाई कर रहा है तो वो इधर आएगा, इधर नहीं आएगा। इधर मान लिया एक पॉइंट है 3,7 मान लिया, तो 3,7 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा बिकॉज दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द ग्राफ। बट फिर भी ये लाइन बनाने का मतलब क्या है कि ग्राफ इस लाइन को अप्रोच कर रहा है। ऐसा हर ग्राफ में होगा जरूरी नहीं है। जैसे हम अपन पैराबोला बनाते हैं, पैराबोला में कोई एसिम्पटोट नहीं आता, तो अब समझ में आ गया यही लाइन एसिम्पटोट है। तो एसिम्पटोट का मतलब क्या हो गया? एसिम्पटोट इज ए स्ट्रेट लाइन इफ एग्जिस्ट। ये ठीक है। एसिम्पटोट एक स्ट्रेट लाइन है अगर एग्जिस्ट करता है, टुवर्ड्स विच ग्राफ अप्रोचेस इनडेफिनेटली। ये ठीक है। अगर ग्राफ इस लाइन की तरफ इनडेफिनेटली मतलब अप टू इंफिनिटी अप्रोच कर रहा है। अप्रोच करने का मतलब क्या है कि दोनों के बीच का गैप कम होता चला जा रहा है और इंफिनिटी पे जाके जीरो हो गया, तो फिर हम बोलेंगे ये लाइन इसका एसिम्पटोट हो गया। एक बार हम फिर याद दिला दें, हर ग्राफ में एसिम्पटोट आना जरूरी नहीं है, कुछ ग्राफ में आएगा कुछ में नहीं आएगा ऑफकोर्स। तो फॉर्मली लिख लेते हैं, एसिम्पटोट इज ए स्ट्रेट लाइन इफ एग्जिस्ट। ये ठीक है। अगर है तो टूवर्ड्स विच ग्राफ अप्रोचेस, ये ठीक है, इनडेफिनेटली। इनडेफिनेटली मतलब अप टू इंफिनिटी इट इज अप्रोचिंग। तो अगर ऐसा कोई लाइन है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एसिम्पटोट। ठीक है। चलो फिफ्थ पॉइंट, लोकल ग्लोबल। ये वाली जो चीजें हैं जैसे लोकल ग्लोबल मैक्सिमा, ये डिटेल में आगे चल के पढ़ाया जाएगा। अभी तो हम वी आर जस्ट टचिंग। ये ठीक है। ताकि अगर कोई ग्राफ है, हमने बोला कि यहां लोकल मैक्सिमा है, अब तुम्हारा मान फ्यूज ही हो गया कि ये लोकल मैक्सिमा कहां से आ गया, तो मैंने सुना ही नहीं वर्ड। वैसे ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये फिजिक्स में तो सुना ही होगा डेफिनेटली। ठीक है। तो जस्ट टू मेक श्योर वी आर ऑन द सेम पेज आई एम डिफाइनिंग दीज टर्म्स। ये ठीक, ताकि आगे चल के कोई बच्चा बहाना ना मार पाए कि ये तो मैंने सुना ही नहीं था, ये कहां से आ गया। पेपर में मान लें कोई क्वेश्चन आ जाए तो वी आर जस्ट टचिंग दीज थिंग्स, राइट। इन डिटेल कैसे निकालते हैं ये सब आगे चल के आएगा आगे वाले चैप्टरों में। तो अभी तो बस केवल हम टच करें लोकल ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है। लोकल वर्ड के अंदर ही लोकल आ रहा है। ये ठीक है। लोकल का मतलब क्या है कि उस लोकेलिटी में, मैक्सिमा का मतलब क्या होगा? जिसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो वैल्यू तो हम वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखते हैं, तो हम देखेंगे जो पॉइंट ऊपर होगा। ठीक है। तो जो अपनी लोकेलिटी में सब बॉस होगा वो उसको क्या बोलेंगे? लोकल मैक्सिमा। उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को लोकल मैक्सिमा बोलेंगे और उस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो होगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज दिस। मान लिया हमने ऐसे ग्राफ बनाया,
ठीक है, केवल इतना ही ग्राफ है। ये मान लिया 1 है, ये मान लिया 3 है, ये मान लिया 4 है, ये मान लिया 9 है, बस इतना ही ग्राफ है, इसके बाहर नहीं। ये मान लिया 13, ठीक है। फिर ये वाला वैल्यू मान लिया 1 है, फिर मान लिया ये दोनों वैल्यूज बराबर है, विच इज 3, ठीक है। या फिर चलो ऐसे बोलते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए ना, ये मान लिया 1.5 है, ये 3.5 है, ये मान लिया 7.5 है, और ये मान लिया 12.5 है। केवल इतना ग्राफ है, ठीक है। अब इस ग्राफ में अगर हम इस पॉइंट पे कंसंट्रेट करें, ठीक है, तो x बराबर 3 पे ये जो वैल्यू आ रहा है 7.5, x बराबर 3 रखने पे y की वैल्यू कितनी आ रही है 7.5। तो ये जो वैल्यू आ रही है 7.5, ये इस मोहल्ले में, इस नेबरहुड में सबसे बड़ी है। इसके थोड़ा सा राइट में जाए ग्राफ नीचे चला गया, थोड़ा सा लेफ्ट में जाए ग्राफ नीचे चला गया, तो इसको हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। ये ठीक है, ये अपने नेबरहुड में सबसे बड़ा है। बट इससे बड़ा वैल्यू 7.5 से बड़ा वैल्यू, ये ठीक है, तो यहां पे भी मिल रहा है, 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 इनफाइनाइट पॉइंट पे इससे बड़ा वैल्यू, ये ठीक है। बट ये क्या बोलेगा, कोई नहीं, वो तो मेरे मोहल्ले में ही नहीं है, ये ठीक है, वो तो मेरे नेबरहुड में नहीं है, वो तो दूसरे शहर की बात कर रहे। तो लोकल वर्ड का मतलब ये है कि अपनी लोकेलिटी में इट इज मैक्सिमम, ठीक है। तो जो 3 हो गया उसको हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। 7.5 को लोकल मैक्सिमा नहीं बोलेंगे, क्योंकि 7.5 तो हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो y कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या यूज करेंगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। x कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या यूज करेंगे, लोकल मैक्सिमा। तो हम ऐसे बोलेंगे लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट एट 3, ठीक है। तो अब तुम देख सकते हो, देखो 3 पे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, 9 पे भी मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, ये ठीक है, 9 पे भी मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। बस अंतर क्या है इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें अंतर यह कि जो 9 है उससे ऊपर ग्राफ का कोई भी पॉइंट नहीं है, तो हम ये बोलेंगे ये अपने नेबरहुड में तो बड़ा है ही, ये ठीक है, बट ये पूरे ग्लोब में सबसे बड़ा है। इस मतलब पूरा ग्लोब मतलब पूरी दुनिया, तो इस ग्राफ की दुनिया तो यहां से यहां तक ही है, बस खत्म। इसके लिए तो यही डोमेन है, इसके लिए यही दुनिया है। तो इस वर्ल्ड में सबसे बड़ा वैल्यू, इस ग्राफ के वर्ल्ड में सबसे बड़ा वैल्यू कहां पे मिल रहा है, 9 पे। तो 9 मतलब ये इंग्लिश से भी समझ में आ रहा हो, ग्लोबल वर्ल्ड का क्या मतलब होता है, लोकल वर्ल्ड का मतलब क्या होता है। तो जो 9 है वहां पे लोकल मैक्सिमा भी आ रहा है एज वेल एज ग्लोबल मैक्सिमा भी आ रहा है, ठीक है। और 9 पे जो वैल्यू है 12.5, तो 12.5 इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी बोल सकते हैं, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। मैक्सिमम बोला है तो मिनिमम भी समझ में आ गया हो। जैसे ये जो पॉइंट है 4, ये लोकल मिनिमा है, इससे नीचे और कहीं वैल्यू आ रहा है, हाँ बिल्कुल, यहां सब इससे नीचे ही आ रहा है। तो 1 जो है वो भी लोकल मिनिमा है, क्योंकि इस नेबरहुड में सबसे छोटा पॉइंट 1 पे ही आ रहा है। और 1 जो है वो ग्लोबल मिनिमा भी है, क्योंकि इस पॉइंट के नीचे कहीं पे भी ग्राफ में कोई पॉइंट नहीं है। तो इस वाले केस में आप देखो क्या क्या हुआ, लोकल मैक्सिमा 3 पे आ गया, लोकल मैक्सिमा 9 पे आ गया। ये बात दोनों सही है, लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 3 एंड एट एक्स इज इक्वल टू 9, बट ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट ओनली एट एक्स इज इक्वल टू 9। जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो तो केवल यही है, तो ग्लोबल मैक्सिमा ये हो गया, ठीक है। अब कोई बच्चा अगर ये पूछे कि ग्लोबल होगा या लोकल होगा, तो तुम ये बताओ कि जो पूरी दुनिया का बॉस है वो अपने मोहल्ले का तो बॉस होगा ही होगा ना। ऐसा थोड़ा तो पूरी दुनिया का तो बॉस है, मोहल्ले में वो टटपूंजिया टाइप है, ये कोई इसको घास नहीं डाला, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर बॉस है तो वो पूरे ग्लोब का बॉस है, लोकली तो बॉस हो गई होगा। ऐसे ही 1 हो गया, 4 हो गया, 13 हो गया, ये ठीक है, ये अपने अपने नेबरहुड में। अच्छा, इसके राइट नेबरहुड में कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, ये तो गली का आगे से गली बंद है
उसके आगे कुछ है ही नहीं, बट उससे पहले है, ये आखिरी मकान है ये, ठीक है, गली के आगे कुछ नहीं है, आखिरी मकान है, बट फिर भी ये अपनी गली में सबसे नीचे है ये, ठीक है, मतलब ये बेचारा सबसे दबा कुचला अपनी गली का बंदा है, तो ये लोकल मिनिमा है ये, ठीक है, उस मोहल्ले का लोकल मिनिमा है, इसके आगे मोहल्ला ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी इस मोहल्ले का तो सबसे नीचे वाला पॉइंट यही है, तो इसको हम बोलेंगे लोकल मिनिमा ये, ठीक है, ये भी लोकल मिनिमा है, इसके तो ये तो बेचारा क्या बोलते हैं, दोनों तरफ इसके घर हैं, ये गरीब है ये, ठीक है, ये नीचे है, तो इसके तो दोनों तरफ घर हैं, फिर भी ये लोकल मिनिमा है। 1 ये भी गली का दूसरा एंड हो गया, इसके उधर गली नहीं है, इसके उधर कोई मकान नहीं है, बट ये लोकल मिनिमा है, बट ये ग्लोबल मिनिमा भी है क्योंकि इससे नीचे इस पूरे ग्राफ पे कुछ नहीं है, तो ये जो पूरा दुनिया हो गई इस ग्राफ की, उसका लोअर मोस्ट पॉइंट इज दिस, दैट मीन्स दिस इज ग्लोबल मिनिमा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, एक चीज और, जब हम बोलें ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा, वी आर रेफरिंग टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है, और जब हम वाई कोऑर्डिनेट को रेफर करते हैं, मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि ग्लोबल मिनिमा 1.5 पे है, ऐसे नहीं बोलेंगे, ग्लोबल मिनिमा एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 1, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू इज 1.5, दोनों में अंतर है, तो इसी को लिख लेते हैं फॉर दिस ग्राफ ये, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राफ, ये ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, इसको अलग कर दिया, लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट एट, लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू, मैक्सिमा कहां आ रहा था, 3 पे 9 पे, 3 and 9, ठीक है, फिर ऑन द सिमिलर लाइन लोकल मिनिमा एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू, मिनिमा कहां पे आ रहा था, 3 जगह पे, 1 पे, 4 पे, 13 पे, मिनिमा ज्यादा है, लोग गरीब ज्यादा हैं इस मोहल्ले में, इज एट 3 पे नहीं, 4 पे, 4 and 13, 13 पे, 4 पे, 1 पे, यहां मिनिमा है, ठीक है। फिर ग्लोबल मैक्सिमा एग्जिस्ट एट, सबसे ऊपर कौन सा वैल्यू आया, 9, एट एक्स इज इक्वल टू 9, एंड ग्लोबल मिनिमा एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, सबसे नीचे पॉइंट ये है तो यहां ग्लोबल मिनिमा आ गया, सबसे ऊपर पॉइंट ये है तो यहां ग्लोबल मैक्सिमा आ गया, ठीक है, एंड इसमें ये और यूज कर लेते हैं, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू, तो अब वाई कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू कितने आ रहे हैं, इज 12.5 ये, ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू ये, ठीक है, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेटेस्ट वैल्यू ये, ठीक है। अब इसमें बहुत ये सब टर्म्स याद रखने में मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा दिमाग खर्च नहीं होगा, बिकॉज दीज आर वेरी ऑब्वियस टर्म्स ये, ठीक है, ये इसके स्कूल का नाम हो गया, ये घर का नाम हो गया, ये इसकी मम्मी बुलाती है इसको प्यार से, तो ये ऐसे 3 नेम्स हो गए ये, ठीक है, निकनेम हो गया इसका। ऐसे ही सबसे नीचे पॉइंट कौन सा आया, ये वाला 1.5, तो इसी ग्राफ के लिए ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, देखो अगर वैल्यू वर्ड यूज कर दिया तो वाई कोऑर्डिनेट लेंगे ये, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा मतलब लास्ट में मा ले आए तो एक्स कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ग्लोबल मिनिमम वैल्यू विल बी, सबसे नीचे पॉइंट की वैल्यू क्या है, इससे नीचे कोई पॉइंट नहीं है, 1.5 इज 1.5, तो इसको मिनिमम वैल्यू भी बोल सकते हैं एंड लीस्ट वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो ये तो इसके स्कूल का नाम हो गया, घर का नाम क्या हुआ, मिनिमम वैल्यू ये, ठीक है, मतलब ग्लोबल मिनिमम ये तो हो गया, नाम हो गया चिंतन टाइप ये, ठीक है, घर पे ग्लोबल वर्ड उड़ा दिया, चिंटू बोल दिया, चिंतन को चिंटू बोल दिया, तो ये उसके घर का नाम हो गया।
और निकनेम क्या हो गया, लीस्ट वैल्यू, इस तरह की चीजें होगी, ठीक है। तीनों चीज एक ही बात है, ठीक है। तो आई विल मूव आउट ऑफ द स्क्रीन, यू आर सपोज टू पॉज एंड नोट। ठीक है, आई होप लिख लिया होगा। ठीक है, अगेन मैं दोबारा याद दिला दूं कि इन पॉइंट्स को वी आर जस्ट टचिंग, ये ठीक है। डिटेल में तो आगे पढ़ाया जाएगा सारे पॉइंट्स को ना, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, ये सारी चीज एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, मैं पॉइंट भूल गया तो नंबरिंग अपने आप कर लेना, जो भी नंबर का पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट इज पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है कि फंक्शन अपने ग्राफ को अगर बार बार रिपीट करे, एक जैसा ग्राफ दिखाई दे, ये ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। अगर तुमने 11th में पढ़ा होगा तो साइन एक्स कॉस एक्स के अगर इनके ग्राफ्स पढ़े तो वो पीरियोडिक ग्राफ्स होते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या है, इफ ग्राफ, मतलब अभी तो हम लोकल सी लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, बाकी आगे मैथमेटिकल लैंग्वेज, टफ लैंग्वेज आगे पढ़ाया जाएगा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। अभी तो बस ऐसी लैंग्वेज है कि मैं समझ में आ जाए, ठीक है, बात क्या चल रही है, देसी लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन मीन इफ ग्राफ ऑफ द फंक्शन रिपीट्स इटसेल्फ, ये ठीक है, टिल इंफिनिटी, ये ठीक है, इन बोथ डायरेक्शंस, माइनस इंफिनिटी भी है प्लस इंफिनिटी भी, then it is called periodic function, ये ठीक है। और the minimum length of interval of repetition is called, ठीक है, जो सबसे छोटा लेंथ होगा, जो रिपीट कर रहा होगा बार बार, मतलब उससे छोटा अगर हमने लिया तो वो रिपीट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। द मिनिमम लेंथ ऑफ इंटरवल ऑफ रिपीटिशन इज कॉल्ड इट्स फंडामेंटल पीरियड, ठीक है, इज कॉल्ड इट्स फंडामेंटल पीरियड। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लिया हमने एक ग्राफ ऐसे बनाया, ठीक है, अपना वही फेमस एग्जाम्पल, ऐसे चलता जा रहा है, उधर भी और इधर भी, ठीक है, ऐसे। ये मान लिया वैल्यू 0 है, ये 2 है, ये 4 है, ठीक है, ये मान लिया 3 है, ये 7 है, तो ये 3 हो गया, फिर ये 10 हो गया, तो ये 14 है, ऐसे ही चलता जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही इधर हो जाएगा, ये -7, -10 एंड सो ऑन, सॉरी -7 नहीं होगा, इसका लेंथ 4 है, हाँ, तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -7। तो ये जो ग्राफ है, इसमें अगर मैं बोलूं कि इतना लेंथ अपने आप को रिपीट कर रहा है क्या बार बार, तो इसको अगर मैंने आगे उठा के रखा तो ऐसे बनेगा, तो नहीं, ये तो रिपीट नहीं हो रहा, तो उसका मतलब ये तो फंडामेंटल पीरियड नहीं। हमने बोला चलो कोई बात नहीं है, इतना लेंथ रिपीट हो रहा है क्या बार बार, तो आंसर इज हाँ। अगर मैं इस ग्राफ को उठा के आगे रख दूं
तो ये वाली चीज इसके ऊपर आ जाएगी, ये वाली चीज इसके ऊपर आ जाएगी। फिर एक बार और आगे उठा के रख दें, तो अगर हम इसको उठा के आगे रखते चले जाएं तो पूरा ग्राफ बन जाएगा इधर भी, और इसको उठा के इधर रखते चले जाएं तो भी पूरा ग्राफ बन जाएगा इधर भी। अच्छा, यहां पे छोड़ने का मतलब यह है कि ये ग्राफ अब ऐसे चलता ही जाएगा। ऑफकोर्स इन्फिनिटी तक तो जा ही नहीं सकते ना, इनफाइनाइट तो मैंने बोला ना कि इन्फिनिटी तक जाएंगे तो वापस ही नहीं आएंगे कभी। तो इसलिए ऐसे बना के छोड़ने का मतलब क्या है कि यही पैटर्न आगे फॉलो करना है, इसलिए एक पैटर्न बना के दिखा दिया उसने ग्राफ में। ग्राफ यहां पे खत्म नहीं हुआ है ऑफकोर्स। तो दिस इज ए पीरियोडिक फंक्शन। फंडामेंटल पीरियड क्या है? 7, क्योंकि यही मिनिमम लेंथ है जो बार बार रिपीट कर रहा है। ये ठीक है, ये लेंथ रिपीट नहीं कर रहा है, इसमें आगे रखेंगे तो ग्राफ कुछ और बनेगा, ये ऐसे बनेगा ही नहीं। ठीक है, अगर हम बोलें कि ये रिपीट कर रहा है क्या, यहां से यहां तक का ये रिपीट कर रहा है क्या, तो आंसर इज हां, रिपीट तो ये भी कर रहा है। इसको मैं उठा के अगर आगे रख दूं तो 2 साइकिल आ जाएंगे, फिर और आगे रख दें फिर 2 साइकिल आ जाएंगे। इसको उठा के इधर रख दें, मतलब इतने रीजन को उठा के इधर रख दें तो इधर भी 2 साइकिल आ जाएंगी। तो ये तो रिपीट कर रहा है, बट ये सबसे छोटा नहीं है। ठीक है, तो अगर हम 0 से लेके 14 तक का लेंथ लें, इसका लेंथ कितना हो गया 14, तो अगर मैं 14 लेंथ लूं तो वो रिपीट करेगा क्या? हां। अगर हम 7 लें वो रिपीट करेगा तो हां, बट छोटा कौन है इसमें? सबसे छोटी लेंथ क्या है जो रिपीट कर रहा है? तो वो तो 7 ही है। अगर 7 है तो इसका फंडामेंटल पीरियड 7 हो गया, क्योंकि उससे छोटी लेंथ कोई भी लिया, 6 लिया, मान लिया हमने यहां तक 6 ले लिया, इतना ग्राफ बनाया, इसको आगे रखेंगे तो ऐसे चालू होगा, ये बनेगा ही। तो 7 से छोटा नहीं ले सकते, बट 7, 14, 21 ये ले सकते हैं। तो इन सारे नंबरों में मतलब 21 भी रिपीट करेगा। अगर मैं 21 लेंथ ले लूं तो उसमें बेसिकली 3 साइकिल आ जाएंगे। ये ठीक है, साइकिल ऑफ कोर्स हम ये नहीं बोलेंगे 1 साइकिल 2 साइकिल, 1 साइकिल ये है, ये दोनों मिला के, क्योंकि यही चीज रिपीट करिए ना, केवल ये चीज थोड़ा रिपीट करिए। तो अगर हम 21 ले लें तो वो भी रिपीट करेगा दोनों साइड पे, बट उसके अंदर 3 साइकिल आ जाएगी। 21 इज नॉट द लीस्ट लेंथ ऑफ रिपीटिशन, तो इसलिए 21 को हम पीरियड तो बोलेंगे, बट फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? दैट विल बी 7। आई होप दिस इज क्लियर, सो यू कैन नोट डाउन। चलो, खाली जगह बची है तो एक और एग्जांपल बना देते हैं यहीं पे। अगर मान लिया कोई ग्राफ ऐसे है, मान लिया कि ऐसे है, ठीक है, ये मान लिया 0 हो गया, ये 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, मान लिया ये ठीक है, 8 हो गया, -2, -4। तो अगर हम बोले कि ये पीरियोडिक है क्या, इज इट पीरियोडिक फंक्शन? थिंक। आंसर इज नो, दिस इज नॉट पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, अगर तुम्हारे दिमाग में याद है ना कि इसको आगे उठा के रखा, तो हम ऐसे नहीं कि आगे उठा के किसी भी डायरेक्शन में भाग लें। जब हम बोला आगे उठा के रखा तो इसको ऐसे रखेंगे, तो पीरियोडिक होने के लिए अगर ये ऐसे हुआ है तो ये यहां से ऐसे होना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए। जब हमने बोला ना सेम ग्राफ रिपीट हो रहा है, तो हाइट विड्थ सब कुछ सेम होना चाहिए। इसमें क्या है, आगे जाएंगे यहां पे ये तो वैल्यू बहुत ऊपर चलेगी, यहां पे तो अलग ही वैल्यू आ रही थी। तो दिस इज नॉट पीरियोडिक फंक्शन, नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन। ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, ये ठीक है, बट दिस इज पीरियोडिक फंक्शन, इट इज पीरियोडिक फंक्शन विद फंडामेंटल पीरियड एज 7। ये ठीक है, फंडामेंटल पीरियड जो है वो 7 है। नाउ यू कैन नोट डाउन। ठीक है, पॉज एंड नोट डाउन। ठीक है, ये सारी चीजें जब मतलब किसी बच्चे को ये लग रहा है कि इनका कहां यूज होगा,
तो पता लग जाएगा। जब हम आगे पढ़ाएंगे फिर हम क्रॉस रेफरेंस करेंगे कि देखो ये तुम्हें वहां पे पढ़ाया गया था, उस टाइप की चीज है। तो इसलिए ध्यान से सुने एक एक चीज ना, जो भी हम पढ़ा रहे हैं एवरी डे, ये ठीक है, पूरा लेक्चर पढ़ने के बाद नोट्स तो तुम साथ में बना ही रहे हो, उनको हमें रिवाइज भी करते रहना है कॉन्टिन्यूसली। ये ठीक है, रिवाइज करने का मतलब क्या है, जो तुमने नोट्स बनाए बस वो एक बार पढ़ लो। तो अगर तुमने वीडियो देखते समय बहुत अटेंशन पे किया है तो वो तुम्हें सारी चीजें याद आ जाएंगी जब नोट्स पढ़ते हुए तुम जा रहे होगे। ये ठीक है, कहीं अगर हम किसी भी टीचर ने जोक क्रैक किया है तो वो जोक भी याद आ जाएगा उस लाइन के साथ कि यहां पे तो ये बोला गया था। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रिवाइज भी करते रहे टाइम टू टाइम। ये ठीक है। अगेन नेक्स्ट पॉइंट, बाउंडेड फंक्शन। ये ठीक है, बाउंडेड फंक्शन का मतलब क्या है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बाउंडेड फंक्शन का मतलब यह है कि उस वी शुड बी, मतलब एक तो हम रेंज की तरफ से बोल सकते हैं। बाउंडेड फंक्शन होगा अगर रेंज, अगर हम लिखें फंक्शन का रेंज, तो ऐसे वाई एक्सिस की वैल्यू को देखते हैं, अगर हम रेंज लिखें तो उसमें प्लस माइनस इंफिनिटी नहीं आनी चाहिए। अगर हमें रेंज के अंदर प्लस माइनस इंफिनिटी के दर्शन नहीं हुए, मतलब वो इंफिनिटी तक नहीं जा रहा, ऊपर इंफिनिटी तक नहीं जा रहा या नीचे इंफिनिटी तक नहीं जा रहा, बीच में ही कहीं रुक जाए, तो बाउंडेड हो गया। सिंपल। अनबाउंडेड का मतलब क्या है कि एक साइड में अगर वो इंफिनिटी तक निकल जाए, ऊपर भले ही नीचे भले ही दोनों तरफ, अगर वो इंफिनिटी तक निकल गया तो उसको हम अनबाउंडेड फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, ये तो लोकल लैंग्वेज हो गया। और इससे थोड़ी बेटर लोकल लैंग्वेज क्या होगा, मैथमेटिकली भी डिफाइन कर देंगे, बट मैथमेटिकली समझने में दिक्कत होगा। दूसरा कम लोकल लैंग्वेज क्या हो गया कि इफ आई एम एबल टू ड्रॉ टू हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये ठीक है, ऐसे करके एट फाइनाइट डिस्टेंस, ये ठीक है, चालाकी नहीं करेंगे हम लोग, एक ऊपर इंफिनिटी पे खींच दो, एक माइनस इंफिनिटी पे खींच दो, ऐसे नहीं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइनाइट होना चाहिए। इफ आई एम एबल टू ड्रॉ टू फाइनाइट लाइंस सच दैट ग्राफ इनको क्रॉस ना करे, इनके बाहर ना जा पाए। ठीक है, खींचेंगे हॉरिजॉन्टली, ऐसे नहीं, ये ठीक, ऐसे नहीं कि किसी भी डायरेक्शन में खींच दिया, केवल हॉरिजॉन्टल, क्योंकि तभी वाई की वैल्यू से मतलब है। तो बाउंडेड और अनबाउंडेड, एक्स से कोई मतलब नहीं, एक्स एक्सिस पे इधर भले ही प्लस माइनस इंफिनिटी चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, वाई एक्सिस की बात हो रही। अगर हमने ऐसे दो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा और ग्राफ इसके बाहर ना जा पाए तो वी विल से फंक्शन इज बाउंडेड। ये ठीक है, तो फिर फंक्शन बाउंडेड हो गया। ठीक है, तो इसी बात को लिखते हैं, अ फंक्शन इज कॉल्ड बाउंडेड if we are able to draw two horizontal straight lines at finite distance such that graph do not crosses these lines, then अच्छा, ये तो ऊपर लिख दिया, अ फंक्शन इज कॉल्ड बाउंडेड इफ वी आर एबल टू ड्रॉ टू हॉरिजॉन्टल, ये ठीक है, ऐसे नहीं किसी भी डायरेक्शन में खींच दिया, लाइंस एट फाइनाइट डिस्टेंस, ऐसा भी नहीं कि हम एक इंफिनिटी रख दें, एक माइनस इंफिनिटी में रख दें और फिर हम बोलेंगे ले आओ कोई भी ग्राफ, ऐसा भी नहीं चलेगा, ये फ्रॉड भी नहीं चलेगा। एट फाइनाइट डिस्टेंस सच दैट ग्राफ डू नॉट क्रॉसेस दीज लाइंस, बस तो बाउंडेड हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया ऐसे ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, तो इस ग्राफ में ये वाला वैल्यू मान लिया 2 है, ये वाला वैल्यू मान लिया 5 है। एक लाइन हमने यहां पे खींचा, लाइन 1, एक लाइन हमने यहां पे खींचा, लाइन 2। क्या लाइन 1 और लाइन 2 फाइनाइट डिस्टेंस पे है? तो आंसर इज हाँ, दिख रहा है भाई, तो फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट कैसे होगा? इनफाइनाइट तक तो हमारी नजर जाएगी नहीं ऐसे। ठीक है, तो ये फाइनाइट डिस्टेंस पे है, हाँ है। सेकंड चीज, क्या ग्राफ इन दोनों लाइनों के बाहर जा सकता है? जा रहा है? जा रहा है मतलब ग्राफ चल थोड़ा ना रहा है, वो तो दिख ही रहा है, ये तो यहीं पे है,
बट इन दोनों लाइनों के बाहर क्या एग्जिस्ट करता है? तो नो, ग्राफ इन दोनों लाइनों के बाहर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो बस फंक्शन इज बाउंडेड। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? फंक्शन बाउंडेड है। ठीक है, चलो यहां पे एक बार ओपन लगा देते हैं। अभी भी बाउंडेड है, कोई चेंज नहीं हुआ, अभी भी वही दो लाइन है, अभी भी बाउंडेड है। ठीक है, अब तुम ये बताओ, ये वाली जो लाइन है इसको हम नीचे ला सकते हैं क्या? आंसर इज हाँ, ताकि ग्राफ इसको क्रॉस ना करे, मतलब ऐसे नीचे नहीं कि ऐसे ले गए, इसको नीचे कहां तक ला सकते हैं? 5 तक ही ला सकते हैं। अगर हमने ये लाइन खींचा तो भी ग्राफ इसको क्रॉस नहीं करेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा, तो ये इसकी लिमिट हो गई कि इसके नीचे नहीं ला सकते ये। ठीक है, इस लिमिट को हम कहते हैं अपर बाउंड। तो हम बोलेंगे ये फंक्शन बाउंडेड है, हां, पहला चीज तो। दूसरा, ये इसकी अपर बाउंड हो गई। वैसे ही ये जो लाइन L1 है इसको हम ऊपर ला सकते हैं, हां, अभी भी ग्राफ बाहर नहीं गया, अभी भी नहीं गया, अभी भी नहीं गया, अभी भी नहीं गया। अगर हमने ये लाइन खींचा, ठीक है, अभी भी इसके नीचे नहीं गया ग्राफ। अब यहां पे पॉइंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो क्या बोला? ग्राफ इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए, मतलब तो अभी भी नहीं गया। बट अगर इसको मैं थोड़ा सा भी ऊपर कर दिया तो कुछ ना कुछ पोर्शन ग्राफ का नीचे चला जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि ये लिमिट हो गया, इसके ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, इसके ऊपर गए तो ग्राफ नीचे निकल जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लोअर बाउंड। ठीक है, होल्ड ऑन, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा होगा, अभी मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज लोअर बाउंड। अब बच्चों के दिमाग में क्या आ रहा होगा कि यहां तो फील्ड है, ये तो है, ये तो नहीं है। पता है भाई, है, यहां पे है पॉइंट, हां है, यहां नहीं है, हां नहीं है, तो भी ये अपर बाउंड है, हां है, ये लोअर बाउंड है, हां है, तो भी। अंतर क्या है? अंतर यह है कि यहां पे हम ऐसे बोलेंगे, बाउंड इज टेकन बाय द फंक्शन। ये ठीक है, ये वाला जो अपर बाउंड है दैट इज टेकन बाय द फंक्शन, क्योंकि यहां फील्ड है। ये ठीक है, ये पॉइंट ले रहा है। लोअर बाउंड पे ओपन हो गया तो लोअर बाउंड तो 2 है, बट इट इज नॉट टेकन बाय द फंक्शन। ये ठीक है, दिस इज नॉट टेकन बाय द फंक्शन। ये अंतर है। अपर बाउंड 5 है, मतलब अपर बाउंड इज ए नंबर। अपर बाउंड कितना है? अपर बाउंड कितना है? 5। ये अपर बाउंड है। लोअर बाउंड कितना है? 2। ये ठीक है, कुछ अपनी तरफ से कारिस्तानी नहीं करेंगे, हम बोलेंगे 2 तो आ नहीं रहा तो 2 माइनस लगा देते हैं, 2 से थोड़ा छोटा, कुछ नहीं। लोअर बाउंड 2 ही है एग्जैक्ट। अब तुम अगर बोलो कि ये तो ले ही नहीं रहा, तो फिर तुम ध्यान से सुन ही नहीं रहे हो कि मैंने क्या बोला। ठीक है, हमने तो ये बोला कि इस लाइन के बाहर नहीं जा सकता, और ये जितना ऊपर कर सकते हैं उतना ऊपर कर दिया, तब जो लाइन आया उसको हम क्या बोलेंगे? लोअर बाउंड। ये ठीक है, लोअर बाउंड मे और मे नॉट बी टेकन बाय द फंक्शन। ये ठीक है, फंक्शन की वो रेंज में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो इस वाले केस में जो 2 आएगा दैट इज नॉट टेकन बाय द फंक्शन, बट दैट डज नॉट चेंजेस द फैक्ट that 2 is the lower bound. Lower bound is a number. ठीक है, अगर मैं ये पूछूं कि इस फंक्शन का लोअर बाउंड क्या है, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे हां, अबे क्या हां, पागल है क्या? नहीं। इफ आई एम आस्किंग व्हाट इज लोअर बाउंड, देन यू आर सपोज टू गिव मी ए नंबर इफ एग्जिस्ट। तो इस वाले केस में वो एग्जिस्ट कर रहा है, एंड दैट नंबर इज 2। तो लोअर बाउंड इज 2, दैट इज नॉट टेकन बाय द फंक्शन, ये अलग बात है। अपर बाउंड इज 5 एंड दैट इज टेकन बाय द फंक्शन, ये अलग बात है। ठीक है, अगर मैंने बोला इज दिस फंक्शन बाउंडेड, क्या ये बाउंडेड है? तो आंसर इज ओ यस, इट इज बाउंडेड। ठीक है, बिकॉज वी वर एबल टू ड्रॉ 2 स्ट्रेट लाइन्स विच आर हॉरिजॉन्टल and graph is not going outside those lines. अगर हमने ऐसा 2 लाइन कहीं पे भी खिंच गया, ये ठीक है, बाउंड राउंड से मतलब नहीं, कहीं पे भी यहां खिंच गया, खिंच जाना चाहिए। वी शुड बी एबल टू ड्रॉ दीज 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस सो दैट ग्राफ इज नॉट गोइंग आउटसाइड दोज लाइन, दैट इज सफिशिएंट। विल से फंक्शन इज बाउंडेड। बाउंड का क्वेश्चन तो बाद में उठेगा कि बाउंड कितना है,
फिर जब हमसे पूछ रहा है कि बाउंडेड है तो हमने बोला कि हाँ देखो ये दो लाइन है, बिकॉज आई एम एबल टू ड्रॉ इट, हैंस इट इज बाउंडेड। अब अगर वो पूछे कि लोअर बाउंड क्या है तो मैं बोलूंगा ओके वेट, लेट मी रेज इट एज मच एज आई कैन, तो वो यहां पे आके रुक जाएगा, तो ये हमारी लोअर बाउंड हो गई। फिर हम बोलेंगे यहां पॉइंट इज मिसिंग, कोई बात नहीं, आई विल से कि फंक्शन दिस बाउंड इज नॉट टेकन बाय द फंक्शन, ये ठीक है। अब अपर बाउंड क्या है, इसको आई विल ब्रिंग डाउनवर्ड्स एज मच एज आई कुड, सो 5 पे आके रुक जाएंगे। तो अब हम क्या बोलेंगे, अपर बाउंड इज 5 एंड दैट इज टेकन बाय द फंक्शन बिकॉज यहां फील्ड है, ये ठीक है। आई थिंक इनफ टाइम्स आई हैव रिपीटेड, अब और ज्यादा बोला तो मैं खुद भूल जाऊंगा, सो यू कैन नोट इट डाउन एंड इफ इट इज विजिबल तो यहीं पे लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल। अगर मान लिया हमने ग्राफ बनाया ऐसे, ये ठीक है, ये ऊपर जा रहा है इंफिनिटी तक, ऑरिजिन एक्स एक्सिस, ये मान लिया वैल्यू है 2, तो इज दिस फंक्शन बाउंडेड, तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि नीचे तो एक लाइन खींच जाएगा, ये ठीक है, बट ऊपर लाइन नहीं खींच पाएगा क्योंकि ये इंफिनिटी तक जा रहा है। तो दिस फंक्शन इज बाउंडेड, नो, नहीं, ये ठीक है। इज इट लोअर बाउंडेड, तो आंसर इज हां, क्योंकि नीचे की तरफ तो बाउंडेड है, यहां तो एक लाइन खींच जाएगा, इसके नीचे ग्राफ नहीं गया, तो लोअर बाउंडेड तो है। इज इट अपर बाउंडेड, तो आंसर इज नो। अगर ये दोनों यस होता तो ये भी यस होता, फिर तो बाउंडेड भी हो जाता ना, तो अपर बाउंडेड नहीं है। इसमें लोअर बाउंड कितना है, लोअर बाउंड इज ए नंबर विच इज 2, अपर बाउंड कितना है, तो हम बोले क्यों जोक मार रहे हो, अभी तो बोला कि अपर बाउंडेड नहीं है, तो कहां से अपर बाउंड आ जाएगा। मैं अपर बाउंडेड नहीं है तो लाइन खींचेगा नहीं, लाइन नहीं खींचेगा तो अपर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, ये ठीक है। तो इस वाले केस में लोअर बाउंड इज 2 एंड दैट इज टेकन बाय द फंक्शन। आई होप दिस मच शुड बी सफिशिएंट टू इलस्ट्रेट दिस, ये ठीक है। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, आई होप यू हैव नोटेड, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, दो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट, बट वन मोर मोमेंट, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। अगर मान लिया मैंने कोई ग्राफ ऐसे बनाया, ठीक है, दिस इज से 5, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड से दिस इज 8 and it is the graph of y is equals to fx. अब इसके रेस्पेक्ट में let's talk about all the factors which we have already discussed. तो first thing is what is domain of the function. तो डोमेन क्या होगा, हम ऐसे देखते हैं 2 to 8, 2 पे फिल्ड है तो 2 आएगा, 8 पे ओपन है तो 8 नहीं आएगा, तो डोमेन विल बी 2 क्लोज्ड से 8 ओपन। What is range of the function? तो फिर हम ऐसे देखेंगे with same logic which we have already discussed, it should be 1 to 5 open, ठीक है, ये रेंज हो गया। फिर उसके आगे is it periodic, हम बोले नो चांस, ग्राफ तो इतना सही है, पीरियोडिक होने का मतलब क्या है, इट शुड गो अप टिल इंफिनिटी इन बोथ द डायरेक्शन, तो इट इज नॉट पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। देन विल मूव नेक्स्ट, और हमने क्या बोला था, रूट क्या है, इस ग्राफ में रूट क्या है,
तो ये तो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, किसी भी पॉइंट पे इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग। ग्राफ तो केवल इतना है ना, और कहीं तो ग्राफ है नहीं। तो विल से नो रूट, ये ठीक है, और रूट डज नॉट एग्जिस्ट यहां पे इस ग्राफ के लिए। फिर और हमने क्या बोला था, डज दिस कंटेन एसिम्पटोट? आंसर इज नो। ऐसा कोई भी लाइन नहीं है जिसको ये ग्राफ इंफिनिटी तक अप्रोच करे, ये ठीक है। ऐसा बोलने पे जब मैं बोलता हूं कि एसिम्पटोट नहीं है, तो एक बच्चा ऐसे बोल सकता है कि ये जो लाइन है 8, ग्राफ तो इसको लगातार अप्रोच कर रहा है, ये ठीक है, बट कभी मिल नहीं रहा। ये डेफिनेशन थोड़ा बोला था, हमने बोला था कि ग्राफ शुड अप्रोच द स्ट्रेट लाइन इनडेफिनेटली, मतलब इंफिनिटी तक जाना चाहिए। तो ये तो इंफिनिटी तक क्या गया, ये तो दिख रहा है। तो ये वाला लाइन या ऐसे कोई भी लाइन खींच लें तो वो इज नॉट एसिम्पटोट। तो इसके अंदर एसिम्पटोट नहीं है, क्योंकि एसिम्पटोट होगा तो ग्राफ को किसी ना किसी डायरेक्शन में इधर उधर इधर किधर भी इंफिनिटी तक जाना पड़ेगा। तो ये तो फाइनाइट है। अब उल्टा मत समझ लेना, मैंने ये नहीं बोला कि जो भी ग्राफ इंफिनिटी तक जाता है उसमें एसिम्पटोट होता है, ये नहीं बोला मैंने बोला कि जिसमें एसिम्पटोट होगा वो ग्राफ इंफिनिटी तक जा रहा होगा किसी भी डायरेक्शन में, क्योंकि उस लाइन को चेज करना है उसको इंफिनिटी तक। वैसे तो हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला होता है, वो इंफिनिटी तक जाता है, बट उसमें कोई भी एसिम्पटोट नहीं है, ये ठीक है। तो टू थिंग्स आर डिफरेंट। जो भी चीज बोला जा रहा है उसमें वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमने क्या बोला और क्या नहीं बोला। जो हमने नहीं बोला अपनी तरफ से नहीं समझ लिया कि अच्छा ये होता होगा, ऐसा नहीं, ठीक है। एसिम्पटोट नो। फिर इज इट बाउंडेड? यस, ये ठीक है। लोअर बाउंडेड, अपर बाउंडेड? तो ऑफ कोर्स यस। लोअर बाउंडेड और अपर बाउंडेड मतलब नीचे की तरफ से बाउंड है, ऊपर की तरफ से बाउंड है, तभी तो बाउंडेड बोला इसको। जब इन दोनों जगह यस यस होगा तभी ये यस हो सकता है, वरना ये यस ही नहीं होगा। फिर हमने बोला कि लोअर बाउंड, तो नीचे कहां तक लाइन ले जा सकते हैं? 1 तक। तो लोअर बाउंड इज 1, ये ठीक है। एंड इज टेकन बाय द फंक्शन, ठीक है। देन आई से व्हाट इज अपर बाउंड? तो अपर बाउंड इज 5, मतलब ऊपर एक लाइन खींचा, इसको क्रॉस नहीं किया, ग्राफ इसके नीचे नीचे ही रहा, तो वहां से तो पता लगा कि दिस इज अपर बाउंडेड। इस ऊपर वाली लाइन को कितना नीचे ला सकते हैं? मिनिमम यहां तक ला सकते हैं। तो ये जो नंबर है वो 5 है, तो अपर बाउंड इज 5 एंड इज नॉट, क्योंकि वहां पॉइंट इज मिसिंग, ओपन है, टेकन बाय द फंक्शन। ये देखिए फंक्शन इसको नहीं ले रहा है। ये सब तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम और क्या पढ़ेंगे? अच्छा, लोकल मैक्सिमा। अगर मैं बोलूं कि लोकल मैक्सिमा, तो आंसर है डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। एंड होल्ड योर हॉर्सेस। अगर तुम्हें लग रहा है कि 8 लोकल मैक्सिमा है तो वो नहीं है। अगर तुमने बोला कि 8 लोकल मैक्सिमा है तो उसका मतलब तो ये है कि 8 पे मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए उस लोकेलिटी में, बट यहां तो खाली है, 8 तो पॉइंट ही नहीं है। अगर हम लोग 8 इस लोकेलिटी का बॉस है तो 8 तो अपने घर में ही नहीं है, बॉस कहां से होगा जब है ही नहीं वो, तो ये ठीक है। व्हेन ही डज नॉट एग्जिस्ट, तो बॉस कैसे हो सकता है? ये ठीक है, यहां तो पॉइंट ही नहीं है, तो 8 तो हम मैक्सिमा बोल ही नहीं सकते, लोकल मैक्सिमा। ऐसे बोलने में एक बच्चा बोलेगा कि चलो कोई बात नहीं, 8 मत बोलो, 7.99 बोल लो। हम लोग 7.99 कैसे बोल रहे हैं? 7.99 के आगे इस ग्राफ पे 7.999999 भी है, ठीक है। ऐसा बोलने पे फिर वो बच्चा बोलेगा अच्छा ये तो गड़बड़ हो गया, तो वो बोलेगा 7.999999, तो हम उस बैठ के देखते रहेंगे उसका चेहरा कि चलो कर लो, तुम कितने 9 बोलोगे बोल लो, तो 99999, ठीक है। मैं बोलूंगा ये भी गलत है, तुमने जितने 9 बोले उनके बीच में मेरी तरफ से 2 9 और लगा दो, तो वो वाला जो पॉइंट है वो इस ग्राफ पे है
एंड जो तुमने वैल्यू बोला है उससे बड़ी वैल्यू आएगी उस पॉइंट पे, तो जो तुमने बोला है वो गलत हो गया, वो तो बॉस नहीं हुआ, उससे बड़ी वैल्यू मिल रहा है। अब ऐसे बोलने पे फिर वो बच्चा क्या बोलेगा कि अच्छा ये भी ट्रिक काम नहीं किया, तो बोलेगा 7.9 बार, मतलब बार बार 99 बोलने की बजाय बोलेगा बार लगा दो, इन्फानाइट तक ले जाओ, 7.9 बार लगा दिया उसने। तो फिर हम क्या बोलेंगे, बेटा 7.9 बार तो 8 के बराबर ही होता है। हम क्या बोलेंगे, 7.9 बार इज नथिंग बट 8। वो बोलेगा ऐसे कैसे हो गया, ये 9 बार है, ये 8 है। हमने बोला देखो 7 तो 1 मिनट के लिए छोड़ दिया, ये ठीक है, 0.9 बार को x माना, ये हमने बचपन में किया है, तो x बराबर 0.99 ये कर चुके हो ना ऑलरेडी, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो 10x कितना हो जाएगा, 9.99999 ऐसे हो जाएगा। दिस इज 9 प्लस 0. इतना 9, दिस यू मस्ट हैव डन 10th में या उससे पहले। ये चीज और ये चीज एक ही बात हो गया, तो इसको लिखेंगे हम 9 प्लस x। तो अगर हम 10x में से एक x हटा दें तो आई विल गेट 9x बराबर 9, इसको इससे कैंसिल कर दिया, ठीक है, 9 कैंसिल कर दिया तो x बराबर 1 हो गया, बट x बराबर तो 9 बार था। तो इन दोनों से हमें क्या पता लगा कि 0.9 बार इज नथिंग बट 1, तो 7.9 बार इज नथिंग बट 7 प्लस 1 विच इज 8 आ गया। तो ये भी ट्रिक फेल हो गया, 7.9 बार और 8 एक ही नंबर है, ठीक है, और लिखने का तरीका अलग अलग है। तो उसका मतलब क्या है कि अब शायद इतनी आर्ग्यू करने के बाद वो कन्विंस हो जाएगा कि हाँ सही बोला जा रहा है कि लोकल मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि यू कैन नॉट राइट ए पॉइंट जहां पे वैल्यू सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये तो लोकल मैक्सिमा हो गया, ठीक है, फर्स्ट नोटेड डाउन, ये इतना नोट कर लिया, फिर आगे लिखते हैं, पॉज करके नोट कर लिया, ठीक है, आई होप लिख लिया होगा ये सब चीजें। सॉरी, अब इस पे लोकल मिनिमा कितना आ जाएगा, x बराबर 2। यहां पे मिनिमम वैल्यू आ रहा है, यहां तो पॉइंट है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक ठीक है। अब अगर हम बोलें कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो जब हमने वैल्यू वर्ड यूज कर लिया तो आई एम सपोज टू गिव वैल्यू ऑफ y, तो हम क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर सबसे ऊपर पॉइंट ढूंढेंगे, उस सबसे ऊपर वाले पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू या ग्लोबल वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू, वो होगा। तो अब इस ग्राफ पे सबसे ऊपर पॉइंट यहां पे होता, ये ठीक है, इट वुड हैव बीन हियर बट इट इज नॉट हियर, यहां पे तो ओपन लगा हुआ है। उसका मतलब क्या है कि इस ग्राफ पे टॉप मोस्ट पॉइंट कोई भी नहीं है, नथिंग। दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अगेन वही चीज, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। एंड क्योंकि 5 को बोल नहीं सकते, फिर वही लॉजिक, अगर कोई बोले कि 5 है तो ऐसे कि 5 तो है ही, इस फंक्शन की जो हमने रेंज लिखा है वो तो 1 क्लोज से 5 पे ओपन लगा दिया, तो ओपन लगाने का मतलब क्या, ये वैल्यू तो है ही नहीं इसके अंदर, तो मैक्सिमम कैसे हो जाएगी, ठीक है। फिर अगेन कोई बच्चा अगर अभी तक सो रहा था तो वो अगेन उसी तरह के आर्ग्यूमेंट करेगा 4.99, फिर हम बोलेंगे 2 9 और लगा दो, फिर वो बोलेगा 4.9 बार ले लो, फिर हम बोलेंगे वो तो 5 होता है, सेम स्टोरी रिपीट्स, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, कन्विंस योरसेल्फ कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। इस इंटरवल में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, कोई भी नहीं है, ये ठीक है, यू कैन नॉट राइट इट डेफिनेटली, ये ठीक है, you cannot write 4.9 bar because that is nothing but 5 and 5 is excluded from this interval. अगर हम इसमें बोले कि मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन,
तो वो है सबसे नीचे पॉइंट ये है, इसका y कोऑर्डिनेट 1 है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 1. दैट इज फाइन, दैट इज ग्रेट. ठीक है, तो आई होप दिस इज ऑल क्लियर विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. एंड आज फर्स्ट लेक्चर यही रैप अप करते हैं. और अगर कुछ भी समझने में दिक्कत आ गया है इसके बीच में, तो आई विल सजेस्ट यू टू राइट, मतलब नोट्स तो तुमने सबने लिखा ही होगा, एंड यू कैन रिवाइंड एंड वॉच द वीडियो अगेन. ठीक है, दीज थिंग्स आर वेरी ट्रिवियल चीजें. किसी बच्चे को हो सकता है ये लग रहा हो कि बहुत स्लो चल रहा है, ये तो पता ही है सब कुछ. होल्ड ऑन, होल्ड योर हॉर्सेस. ये ठीक है, थोड़े दिनों बाद यू विल स्टार्ट फीलिंग हीट. ये ठीक है, उसी की तैयारी चल रही है कि तुम मेरे पे कोई उंगली ना उठा पाओ कि ये तो हमें पढ़ाई नहीं, आई विल से पढ़ाया था बेटा, याद रखो. उसी सब की तैयारी चल रही है. ठीक है, तो डेफिनेटली वी विल फिनिश द सिलेबस वेल इन टाइम. ठीक है, हमें इतने 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो अगर तुम तो शायद पहली बार पढ़ रहे होगे, ये ठीक है, दूसरी बार पढ़ रहे होगे ज़्यादा से ज़्यादा, 11th में अगर पढ़ चुके हो तो, बट दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम. फॉर मी इट इज़ नॉट फर्स्ट टाइम. ये ठीक है, तो ट्रस्ट मी, whatever is being taught at whatever speed we are teaching, it is good, because आगे चल के I will be using these things. ये ठीक है, तो that's it for now. See you in the next class.